हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स का, हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 20 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, कि जो भी एनडीए सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से कुछ अपने प्रिपरेशन में मदद मिल सके। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल है आर्टिकल 20, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, अब ये कन्विक्शन वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना, इसका बहुत अहम रोल है इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने भी इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ वेट कर रहा है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, और उस सरप्राइज़ के बारे में हम एंड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बात की गई है। यहाँ पर मैंने आपको रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये तो ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में भी ना आए। ठीक है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके एक सेंटेंस पढ़ लेता हूँ, स्टेटमेंट जो क्लॉज है, क्लॉज 1। वो क्लॉज क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर चार्ज एज एन ऑफेंस not be subjected to a penalty greater than violation of a law in force at that time of the commission of that act, that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। शायद ये सेंटेंस आपको समझ में ना आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश है और बहुत बड़ा भी है। ठीक है, इसको मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि मान लो आप हो, या फिर जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, और मैंने क्या किया, मैंने कोई क्राइम किया था, और मैंने क्राइम किया कब? 2008 में क्राइम किया। ठीक है, मैंने एक क्राइम किया 2008 में। ठीक है, अब क्या हुआ, जब क्राइम हुआ उसके बाद टाइम पीरियड, जब हमारी जैसे तारीख पे तारीख हमने अपना लॉयर रखा। ठीक है, वो हमें डेट्स पे डेट्स दिलाता चला गया, जैसे कि हमें हमारा टाइम ना काफ़ी ज़्यादा खिंच गया। जैसे मैंने 2008 में क्राइम किया और ये केस चलते चलते, मतलब जो हमारे लॉयर है वो तारीख लेते लेते कोर्ट से, अब ठीक है, गवर्नमेंट से, जज से, अपना मतलब मेरा जो केस था वो काफ़ी ज़्यादा खींचता रहा, और ये केस मेरा पहुंच गया 2015 तक। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर ये देखो, मैंने क्राइम किया था 2008 में और ये मेरा केस चलते चलते 2015 तक पहुँच गया। अब ये चीज़ देखो कि मैंने जो क्राइम 2008 में किया था, उस टाइम मान लो कोई एक लॉ बना था। ठीक है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग 2008 में मैंने जो क्राइम किया, उस क्राइम के लिए मुझे 5 साल की सज़ा मिलनी चाहिए थी। ठीक है, 5 साल की सज़ा मिलनी चाहिए थी, और वो केस मेरा चलते चलते कहाँ पहुँच गया? 2015 तक। और 2015 में यही लॉ चेंज हो गया, कोई दूसरा लॉ बना। ठीक है, और इस दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग इसी क्राइम की सज़ा 10 साल कर दी गई। ठीक है, 10 साल से कर दी गई। तो अब आप ये देखो, क्या क्या मुझे वो उस क्राइम की सज़ा 5 साल की मिलेगी या 10 साल की मिलेगी? तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे जो सज़ा मिलेगी, मैंने जो 2008 में क्राइम किया था, उस क्राइम के लिए मुझे जो सज़ा मिलेगी, जो 2008 में लॉ था और उसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट थी, मतलब 5 साल की थी, तो मुझे चाहे वो 2015 में सज़ा मिलती या 2018 में मिलती या 2020 में, मैंने जब क्राइम 2008 में किया था उस टाइम जो लॉ था, उसी लॉ के अकॉर्डिंग वो जो 5 साल की सज़ा थी, मुझे सिर्फ 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी। तो अपना ये जो स्टेटमेंट है, ये यही कह रहा है कि जो भी मैंने क्राइम किया है, जिस साल में क्राइम किया, और उस साल में जो उस लॉ, उस क्राइम के लिए जो भी सज़ा बनी थी और जितनी ड्यूरेशन की, मुझे उतनी ड्यूरेशन की सज़ा मिलेगी, चाहे वो आने वाले कभी टाइम में कभी भी मुझे सज़ा दे सरकार या कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, संजय दत्त वाला। संजय दत्त देखो, जैसा कि आपने सुना होगा कि गन्स वगैरह, आर्म्स वगैरह रखने पे पकड़े गए थे। ठीक है, अब 2003 में उन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं, क्राइम किया था, लेकिन वो केस जब खिंचते खिंचते 2013 तक पहुंचा, 2015 तक पहुंचा, लेकिन उनको सज़ा किसके बिहाफ पर मिली? मतलब उनको सज़ा उसी के बिहाफ पर मिली कि जो 2003 में उस क्राइम की जो सज़ा थी, जितनी ड्यूरेशन की। ठीक है, तो यही ये जो स्टेटमेंट है आपसे कह रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर एक बात कहता हूँ कि आपने यहाँ पर, मैंने आपको एक वर्ड बताया कि कन्विक्टेड। ठीक है, कन्विक्टेड क्यों? अब जैसे कि यहाँ पर ही देखो, एक क्राइम, देखो दो तरह के केसेस होते हैं, दो तरह के केसेस होते हैं, और वो दो तरह के केसेस क्या होते हैं? एक होता है सिविल केस होता है, एक होता है क्रिमिनल केस।
ठीक है। सिविल केस में जैसे कि आ जाता है अपना प्रॉपर्टी केस, डाइवोर्स आ जाता है, जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, टैक्स के ऊपर जो केस बनते हैं वो होते हैं। क्रिमिनल होता है मर्डर, रेप, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि सिविल केस में सज़ा कौन सी मिलती है और क्रिमिनल केसेस में सज़ा कौन सी मिलती है। देखो यहाँ पर जैसे अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जो भी महारत थे, जैसे जो भी जैसे अपने बी आर अम्बेडकर हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले महान महान लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, सिविल केस में एक वर्ड लिखा पनिशमेंट, ठीक है, और क्रिमिनल केस में उन्होंने इस वर्ड को मेंशन किया कन्विक्शन। अब दोनों का मतलब, अगर पनिशमेंट का मतलब भी सज़ा होता है, कन्विक्शन का मतलब भी सज़ा होता है, दोनों वर्ड्स का मतलब तो सज़ा ही है ना, ठीक है। लेकिन इसमें कन्विक्शन क्यों लिखा, इसमें पनिशमेंट क्यों लिखा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो अपना आर्टिकल 20 है ना, वो सिविल केस के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्या बताया, ओके, क्रिमिनल केसेस में कन्विक्शन यानी कि मर्डर, ठीक है। अब क्या बात हो रही थी। अब हाँ, अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि अगर आप कोई भी सज़ा, अब जैसे मान लो क्या बोलते हैं, सिविल केस अगर कुछ भी होता है, सिविल केस अगर कुछ भी होता है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी केस है या डाइवोर्स है या फिर टैक्स है, इसमें आपको पनिशमेंट कोर्ट की तरफ से मिलेगी, ठीक है। और मतलब उसमें क्या होता है, जैसे आपको बहुत बार मतलब सिविल केसेस में आपसे आपको टॉर्चर भी किया जा सकता है, ठीक है। सिविल केस में आपसे आपके सबूत भी मांगे जा सकते हैं, आपने जो क्राइम किए हैं उसके रिगार्डिंग। लेकिन क्रिमिनल केसेस में आपसे सबूत भी नहीं मांगा जाता है और आपको कोर्ट एक ही बार सज़ा दे सकती है, ठीक है। यानी कि स्टेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो जो कोर्ट है, वो आपको एक ही बार सज़ा देगी, एक क्राइम की 2 बार नहीं देगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म्स लिखे हैं 2, वो टर्म्स क्या है, रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ और लेजिस्लेशन। अब रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ और लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, इसका मैं बताता हूँ। देखो, रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ जो होता है, ओके, रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ क्या होता है, ये यूज किया जाता है सिविल केसेस में, ठीक है। और रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे एक कानून आया, मान लो एक कानून 2008, मतलब क्या हुआ, 2008 गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, और उस लॉ में क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जो 2008 में बिजनेस डील्स हुई थी, ठीक है, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बिजनेस डील्स करी थी और उन्होंने टैक्स नहीं भरा, और उस जब उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो 2012 में एक कानून आया कि 2008 में जिन्होंने भी बिजनेस डील्स करी और टैक्स नहीं भरा, वो टैक्स भर दो। मतलब आप ये देखो, क्राइम जो रेस्ट्रोपेक्टिव यानी जो सिविल लॉ आ गया, सबसे पहले टैक्स की बात की रही गई है, ठीक है। तो देखो, कई बुक्स में क्या है, आपको रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ देखने को मिलेगा, कई बुक्स में आपको लेजिस्लेशन वर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पर ये देखो कि डील्स कब हुई, 2008 में, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो कानून बना वो बना 2012 में, ठीक है। और 2012 के अनुसार, मतलब जो लॉ बना उसमें बोला गया कि जिन्होंने भी टैक्स नहीं भरा था 2008 में जो डील्स हुई थी, ठीक है, वो लोग अपना जो टैक्स वगैरह है वो भर दें, ठीक है, ये कहा गया, बिल्कुल कहा गया। तो रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ जो वर्ड है ना, वो कहाँ यूज़ किया जाता है, सिविल केसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 20 किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए। और इसको ये भी कहा जाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है, और नो रेस्ट्रोपेक्टिव लॉ भी कहा जाता है। यानी कि आर्टिकल 20 को क्या कहा जाता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सेकेंड गाइज, ओके, तो मैंने आपको यहां तक तो समझा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपना दूसरा क्लॉ क्या था। देखो, दूसरा क्लॉ यहां पर यह था कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब यहां पर सिंपल सी बात यह कही गई है कि अपने देश में अगर कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन कोई भी क्राइम करता है, तो उसको एक क्राइम की सजा कोर्ट एक ही बार सुना सकता है, 2 बार नहीं सुना सकता है। और अगर कोर्ट है या स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो देखो, स्टेट वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो स्टेट गवर्नमेंट मेंशन होता है गवर्नमेंट को, ठीक है, जो भी पार्टी में है, ठीक है, गवर्नमेंट अपनी। तो अब आपने एक बार क्राइम किया तो उसकी सजा कोर्ट आपको एक ही बार सुना सकती है। हाँ, अगर कोई अदर बॉडीज हैं, अदर बॉडीज लाइक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो लोग आपको एक से ज़्यादा बार भी सजा दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी मर्डर किया, अगर आप एक आईएएस हैं और आपने कोई भी मर्डर किया, कोई भी क्राइम किया,
तो आपको कोर्ट तो एक बार उसकी सज़ा देगी ही देगी। कोर्ट आपको एक बार तो उसकी सज़ा देगी। मान लो आप आईएएस हो, ठीक है, और आपने कोई मर्डर किया, तो कोर्ट तो आपको एक बार सज़ा देगी, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑफिस है, जो आप यहाँ जॉब करते थे, आपका जो पुलिस स्टेशन था, जहाँ या फिर आप जहाँ ऑफिस आपका है, जहाँ पर आप बैठते हो, जहाँ पे मतलब आपके जो सीनियर हैं, वो लोग आपको सज़ा दे सकते हैं। एक बार नहीं, दो तीन बार भी दे सकते हैं। और वो कैसे दे सकते हैं? आपका प्रमोशन कर सकते हैं, आपका डिमोशन कर सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपका सस्पेंड कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि कोर्ट ने, आपने मर्डर किया, कोर्ट ने तो आपको एक बार सज़ा देगा, लेकिन उस ऑफिस में जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे, उस जो आपके सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने आपको क्या दिया? आपको डिमोशन भी कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सज़ाएं आपको अदर बॉडीज से तो मिली, लेकिन कोर्ट ने आपको एक ही बार सज़ा दी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मान लो आप कोई आप किसी बड़ी कंपनी में नौकर हैं, ठीक है, और आप लेट पहुंचे ऑफिस, आप अपने मालिक के सामने लेट पहुंचे और वो पूछते हैं आप लेट क्यों हुए, तो आपने कोई फालतू सा सिली सा बहाना दिया, एक्सक्यूज़ दिया, तो उनको इस चीज़ पे गुस्सा आ गया, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा काम कर दिया, ठीक है, जो कि गलत था, लेकिन तो आप ये देखो कि वो लोग, वो जो आपके मालिक है, वो आपको दो तीन बार उसी क्राइम की सज़ा दे सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्राइम अगर आप करते हो, तो कोर्ट आपको आपकी सज़ा की एक ही बार सज़ा सुना सकता है, बार बार नहीं। लेकिन अदर बॉडीज जो आपके टच में है, वो आपको बार बार एक ही क्राइम की सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे केस में, दूसरे क्लॉज में यही बात की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे क्लॉज की। तीसरे क्लॉज में क्या बात करेगी है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। इसमें बात करी गई है कि अब जैसे कि मान लो अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, अगर कोई क्रिमिनल, आपने कोई क्राइम किया है या मैंने कोई क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपसे कहे कि आपने क्राइम किया तो आप अपने खिलाफ सबूत लाकर दो कि आपने क्या क्राइम किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट, सबूत, प्रूफ लाकर दो, आपसे कोर्ट नहीं कह सकती है। और अगर कोर्ट आपसे कहती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। और सेम क्लॉज 2 के लिए भी मैंने आपको बताया कि अगर स्टेट या कोर्ट आपको एक क्राइम की सज़ा 2 बार देती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सेम तीसरे में भी, ठीक है, तीसरे क्लॉज में भी यही बात करेगी कि अगर कोर्ट आपसे बोलती है कि आपने क्राइम किया और आप अपने खिलाफ सबूत ला कर दो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो आपसे ऐसी चीज़ें नहीं कह सकती है। वो आप ये जो प्रॉब्लम है, ये जो क्राइम है, इसके लिए सबूत ढूंढना, ठीक है, प्रूफ ढूंढना, ये किसका काम है? ये काम है पुलिस वालों का, ये काम है सिस्टम का, कि वो आपके खिलाफ ला कर दे। हाँ, आपको एज ए इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में आपको इस तरह से बोल सकते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट के निशान दे दो, आप अपना ब्लड टेस्ट करा दो, आप अपने बाल दे दो, इस तरह से, या फिर आप अपनी बैक दिखाओ, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में आपको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ मतलब आपको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपसे प्रूफ के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि सिविल केसेस अगर होते हैं ना, तो सिविल केसेस में जैसे कि आपने देखते होगे, अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ देता है, ठीक है, तो पुलिस बोलती है उठा ला उसको और पीटते हैं। तो आप कभी भी ये देखना कि अगर जेल में कोई भी पुलिस वाला अगर किसी भी क्रिमिनल को पीट रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, वहाँ सिविल केस है, ठीक है। तो जब भी अगर आपको ये पता चले ना कि पुलिस वाले पीटते हैं, तो वो सिविल केसेस की ड्यूरेशन में पीटते हैं, ना कि कोई क्राइम करो और फिर आपकी पुलिस पिटाई करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 क्लॉज में यही वाली बात करी गई है कि पहला क्या था अपना, हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कि जिस ईयर में आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और उस साल जो भी उस क्राइम के लिए कानून बना था, उसी कानून के अनुसार ही आपको सज़ा मिलेगी, ना कि आने वाले समय में अगर कानून बदलता है तो उसके अनुसार नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो कोर्ट है, वो आपको एक क्राइम की सज़ा एक ही बार दे सकती है, 2 बार या 3 बार नहीं दे सकती, जिसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन नो डबल जियोपार्डी भी कहा जाता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि आपको, अगर आपने कोई क्राइम किया है, तो गवर्नमेंट जो कोर्ट है, वो आपको खुद से प्रूफ लाने के लिए नहीं कह सकती है, आपको एज अ इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर सकती है कि आप अगर उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपको उसमें इंक्लूड करके ऐसे कि आपका ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट, ठीक है, आपका वो सारी चीज़ें कर सकती है, लेकिन आपको आपके प्रूफ लाने को नहीं कह सकती है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताने वाला था कि इस आर्टिकल 20 में हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 20 का मतलब यही है कि अगर आप कोई क्राइम करते हो तो कानून कहाँ तक आपकी मदद कर सकता है।
तो आपको कहाँ तक मदद कर सकता है कि आपने जिस ईयर में कोई क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको सज़ा मिलेगी, उस ईयर की लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कानून देखो आपकी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद कोई उस क्राइम की सज़ा 10 साल या 15 साल या 20 साल कर दी तो ऐसी सज़ा आपको 20 साल तक की मिलेगी, नहीं मिलेगी। दूसरा, आपका कानून आपकी मदद कर रहा है कि आपको एक क्राइम की सज़ा एक ही बार देगा, बार बार नहीं देगा, ठीक है। तीसरा, कानून आपकी मदद कर रहा है कि आप अगर कोई क्राइम करते हो तो सबूत ढूंढने की आपकी जिम्मेदारी नहीं, सिस्टम की है, पुलिस की है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कानून आपकी मदद करता है अगर आप कोई क्राइम कर देते हो, ठीक है। तो ये थे आज अपने आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस है। सिविल केसेस के लिए रेस्ट्रोस्पेक्टिव लॉ वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये सिविल केसेस के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ना कि क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है। अब क्रिमिनल केसेस का अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो कन्विक्शन वर्ड यूज होगा, ना कि पनिशमेंट। तो कभी भी कोई आप एग्जाम दो, एक बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या था, वहां पर पूछा गया था कि क्या रेस्ट्रोस्पेक्टिव लॉ, सॉरी, कन्विक्शन और पनिशमेंट सिविल केसेस में, कन्विक्शन वर्ड उन्होंने सिविल केस के स्टेटमेंट में यूज किया था और पूछा था कि ट्रू है फॉल्स है, तो वहां पर वो फॉल्स होगा, क्योंकि सिविल केसेस में कन्विक्शन वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिमिनल केसेस मतलब कन्विक्शन, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट में देख सकते हो, ये देखो अपना कन्विक्शन, ठीक है, कन्विक्शन हो गया, कन्विक्टेड हो गया। तो आप उस स्टेटमेंट से बता सकते हो अगर कहीं पर भी कन्विक्शन वर्ड यूज होता है तो इट मींस क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है जो कि आर्टिकल 20 के अंडर में आता है। तो आर्टिकल 20 टोटली क्रिमिनल केस के ऊपर डिपेंड है, ना कि सिविल केस के अंडर आता है, ठीक है। तो यही था, और इसको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी कहा जाता है। तो यही था। और रेस्ट्रोस्पेक्टिव लॉ यूज किस में किया जाता है, सिविल केसेस में यूज किया जाता है, याद रखना। अब बात करते हैं उस सरप्राइज के बारे में। वो सरप्राइज ये है कि गाइस हमारे चैनल को आप सपोर्ट करो, अपना प्यार दो, और जिसके बदले में हम आपको एक ना कोई रिवॉर्ड देंगे, जिसके लिए एक रिस्ट वॉच है फास्ट ट्रैक की, जो कि हम अपने किसी भी सब्सक्राइबर को एज अ रिवॉर्ड देंगे। आप हमारे चैनल को इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और जैसे ही लास्ट डेट हमारी 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी तक हमारे 1 के सब्सक्राइबर जैसे होते हैं तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। तो आर्टिकल 20 अपना यही था, तीनों क्लॉज मैंने आपको पढ़ा दिए। अगर और आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।